हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिक्स। आई एम श्वेता। सो आज की वीडियो है रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। ठीक है, जो मास्टर कैडर का आपका स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का सिलेबस है दैट ऑल विल बी कंप्लीटेड इन दिस वन सिंगल वीडियो। ठीक है, सो बहुत शॉर्ट होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो है उतना ही हम सिलेबस करेंगे कि जितना जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट वी विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस एंड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको माइंड में रखते हुए ही जो है टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। सो आफ्टर दिस कंप्लीशन आई विल स्टार्ट विद MCQ सीरीज एंड द PDF ऑफ टुडेज वीडियो विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, तो कितने केसेस पॉसिबल हैं एंड उसमें कितने फेवरेबल हैं, उन सब की जो रेशियो है दैट इज़ टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे आपको क्लैरिटी कुछ कम लग रही है तो आप अपनी PDF डाउनलोड करके जो है इसको आराम से बाद में देखना एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको नोट डाउन कर लेना कि कौन से जो हैं आपको मेमोराइज करने हैं। राइट, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बाद यू शुड नो कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, statistical probability and a priori probability. So next है यहाँ पर statistical probability and a priori probability की definition। वैसे जो एग्ज़ाम में है आपके वो टर्म है thermodynamical probability and equal a priori probability। ठीक है, तो उन दोनों को देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप देखो जो statistical probability है वो क्या है। statistical का मतलब है it is defined as the ratio of number of cases in which the event actually occurs to the number of trials carried out। ठीक है, जो इवेंट है वो कितने केसेस में अकर हुआ और अपॉन क्या आएगा उसके कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स को कैरिड आउट किया गया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी है, जैसे क्वाइन है उसको टॉस किया गया 1000 टाइम्स एंड 500 टाइम्स अगर जो है यू कैन से हेड आया है, तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 500/1000। समझ लग गया ना? यहाँ पर ये रेशियो क्या है फेवरेबल केसेस की टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस विच आर कैरिड आउट। जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है इसका अनदर नेम जो है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी है। उसके बाद नेक्स्ट है अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, तो फेवरेबल उसके कितने हैं एंड कितने जो है इक्वली लाइकली केसेस पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम क्वाइन की बात करें तो क्वाइन में हेड अप या टेल अप आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स जो है फेवरेबल केस एक ही है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हैं वो दो हैं, हेड भी अप आ सकता है टेल भी अप आ सकता है। तो जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी, अगर हम बोले हेड अप के लिए तो दैट विल बी 1/2। मतलब हेड आने का चांस है 1 और इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं 2। सो आई होप जो है आप स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस समझ गए होंगे। स्टैटिस्टिकल में भी फेवरेबल इवेंट्स हैं, लेकिन उसके जो है रेशियो किस में आती है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने कैरिड आउट किए गए। लेकिन अब प्रायरी प्रोबेबिलिटी में क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस की और कितने केसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। सो इस स्लाइड में से जो है आपने स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी जो है उसके डेफिनेशन को ही बस नोट डाउन करना है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी एंड ये आपके सिलेबस में मैंशनड भी है। सो यहाँ पर क्या होता है, द अजम्पशन ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट्स दैट आर इक्वली लाइकली टू अकर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसका मीनिंग ये है कि जो इक्वली लाइकली केसेस हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, किसी एक की तरफ कुछ बायस नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी इक्वली लाइकली केसेस हैं दे आर इक्वली लाइकली टू अकर। ठीक है, उसमें कोई बायस नहीं है किसी तरफ, उसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो क्वाइन है उसको टॉस करने लगे हैं लेकिन हेड होने के चांसेस ज़्यादा है या टेल होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों जो इवेंट्स हैं उनकी।
सो ये फार्मूला है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट अक्कर करने का, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स है कोई इवेंट अकर कर सकता है इन एन ट्रायल्स, ठीक है, इज वेरी, अगर एन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, तो 50% चांसेस होंगे इक्वली लाइकली केसेस अगर दो हैं उनके अकर करने के। जैसे हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया एंड देन वहाँ पर क्या है, अगर हमने ट्रायल्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर ऐसा होगा कि 50% टाइम्स वो जो कॉइन है वो हेड अप से फॉल हुआ है एंड 50% टाइम्स जो है कॉइन जो है वो हेड डाउन, जो हम कहेंगे टेल अप से फॉल हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाला है वो यही है कि जैसे ही हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, इन दैट केस जो हमारी कैलकुलेशन है वो और एग्जैक्ट हो जाती हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम जो कॉइन है उसको टॉस किया, हेड अप एंड टेल अप आने के चांसेस 50% है, लेकिन ये क्लोज टू 50% पहुँच जाएंगे अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को इंक्रीज़ कर दें। सो यह एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन और प्रिसाइज हो जाती हैं अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स, ठीक है, ये बेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। सो माइक्रो स्टेट्स क्या होती हैं, द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट में बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो है कंसिडर किया जाता है। तो दो बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है कि यहाँ पर पार्टिकल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, मतलब हर पार्टिकल को जो है अलग अलग जो है समझा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी उनकी अरेंजमेंट होंगी, किसी भी अरेंजमेंट में जाने के जो पार्टिकल्स हैं उनके उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी है कि अगर 3 पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, अलग अलग हैं, ए बी सी, ठीक है, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमने जो है ए बी सी जो 3 पार्टिकल्स हैं उनको हमने 2 कंपार्टमेंट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, एक तरीके से 2 बॉक्सेस हैं, उनमें हमने जो है इन 3 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके कौन कौन से जो हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट देखो कि तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही कंपार्टमेंट में चले गए, सेकंड कंपार्टमेंट जो है वो एम्प्टी रहा। सेकंड कॉम्बिनेशन में है कि 2 पार्टिकल्स जो हैं वो एक कंपार्टमेंट में चले गए एंड सेकंड कंपार्टमेंट में एक ही पार्टिकल है। थर्ड में क्या हुआ, फिर से ए एंड सी, क्योंकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ए एंड सी जो है वो एक कंपार्टमेंट में चले गए एंड सेकंड कंपार्टमेंट में जो है बी है पार्टिकल। थर्ड जो अरेंजमेंट है, बी एंड सी जो हैं दे आर इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड ए इज़ इन द सेकंड कंपार्टमेंट। सिमिलरली जो देखो उसके बाद जो फिफ्थ अरेंजमेंट है वो एक तरीके से हो सकती है कि अब ए एक कंपार्टमेंट में है एंड बी एंड सी जो है अलग में हो गए। उसके बाद जो है सिक्स्थ अरेंजमेंट है दैट इज़ बी इंटू ए सी जो है। उसके बाद सेवन्थ है सी एंड ए बी। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट में अब क्या है कि फिर से फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है दैट इज़ एम्प्टी और तीनों पार्टिकल जो हैं वो सेकंड कंपार्टमेंट में चले गए। तो यहाँ पे जो है ये पॉसिबल अरेंजमेंट बनी क्योंकि पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग हैं, ए बी सी तीनों अलग अलग हैं। जब हम उनको 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास 8 माइक्रो स्टेट्स बन रही हैं और किसी भी माइक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ सेम। तब यहाँ पे लाइन है ना, ईच माइक्रो स्टेट और सिस्टम हैज़ द सेम प्रायरी प्रोबेबिलिटी, की मतलब जो है किसी भी माइक्रो स्टेट की जो है प्रोबेबिलिटी वो इक्वल है। हम फेवर नहीं कर रहे कि ये वाली माइक्रो स्टेट अक्कर होगी, इसके होने के चांसेस कम हैं, इसके ज़्यादा हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हर एक माइक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ सेम। सो नेक्स्ट इज़ मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट में यही मेन डिफरेंस है कि माइक्रो स्टेट में हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल कंसिडर करते हैं, लेकिन मैक्रो स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो उनको हम इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनको अलग अलग नहीं हम बता सकते कि ये ए बी सी ऐसे नहीं है, बस उनके लिए पार्टिकल्स ही हैं वो, ठीक है। तो पार्टिकल्स को हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, वी आर अरेंजिंग देम इन द वे विदाउट डिस्टिंग्विशिंग देम, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो स्टेट। अब जैसे ही हमारे पास ये 3 पार्टिकल्स थे ए बी सी, नाउ वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैम और विदाउट डिस्टिंग्विश दैम हमने उनको जो है 2 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब अरेंजमेंट देखो कैसे होंगी।
फर्स्ट अरेंजमेंट हो जाएगी 3 पार्टिकल्स एक में, सेकंड कंपार्टमेंट एम्प्टी। सेकंड अरेंजमेंट में जो है ये सारी की सारी ए बी सी बी सी ए सारी जो हैं सेकंड अरेंजमेंट में आ गई। अब बिकॉज अब तीनों पार्टिकल्स ही हमको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे तो सारी एक ही अरेंजमेंट बन गई। थर्ड में भी ऐसे ही है, ए बी ए सी ए बी, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल, सेकंड में 2 पार्टिकल वाली जो है वो थर्ड अरेंजमेंट बन गई। फोर्थ अरेंजमेंट क्या है, फर्स्ट कंपार्टमेंट एम्प्टी, सेकंड कंपार्टमेंट में तीनों पार्टिकल आ गए। सो इस तरीके से आप देखोगे जहाँ माइक्रो स्टेट्स में जब हम पार्टिकल्स को अलग अलग जो है आइडेंटिफाई कर रहे थे, डिस्टिंग्विश कर रहे थे, तब हमारे पास जो है 8 माइक्रो स्टेट्स बनी। लेकिन जब भी हमने उसको मैक्रो स्टेट में अप्लाई किया तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 4 मैक्रो स्टेट्स रह गई। तो यही फ़र्क है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट्स में। That in microstates we are not distinguishing, we are distinguishing particles, they are distinguishable particles among themselves, but in case of macrostates the particles are we are distributing the particles without distinguishing them. So यहाँ पर ये कंक्लूजन है, इसको आपको नोट डाउन करना है। दैट इज़ इट इज़ फाउंड दैट व्हेन n particles are to be distributed in 2 compartments then n+1 macrostates होंगी and 2 raised power n microstates होंगी। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर n पार्टिकल्स है हमारे पास, यहाँ पर तो हमने 3 पार्टिकल्स की बात की थी ना अभी, ठीक है। अगर n पार्टिकल्स हैं हमारे पास और हमने उनको 2 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस केस में जो मैक्रो स्टेट्स बनेंगी वो n+1 होंगी और जो माइक्रो स्टेट्स होंगी दैट विल बी 2 raised power n। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू नीड टू मेमोराइज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे अभी हमने जो सॉल्व किया 3 पार्टिकल वाला, ठीक है, अगर हम यहाँ पर n को 3 लेते हैं तो मैक्रोस्टेट्स क्या बन जाएंगी, n+1 मीन्स 4, और हमें 4 मैक्रोस्टेट्स ही मिली थी। एंड 2 raised power n माइक्रोस्टेट्स मतलब 2 raised power 3 विच इज़ इक्वल टू 8, और येस हमें 8 ही माइक्रोस्टेट्स मिली थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो एग्ज़ाम में आपको जैसे 4, 5 कुछ भी n बोल देंगे कि यहाँ पर जो है अगर 10 पार्टिकल्स हैं से तो 10 पार्टिकल्स को 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप लोग बताओ कि कितनी मैक्रोस्टेट्स होंगी एंड कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोई भी n आपको प्रोवाइड किया जा सकता है एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स कैन बी आस्क्ड ऑन दैट बेसिस। So next very important term is thermodynamic probability. Thermodynamic probability क्या होती है? The number of microstates in a given macrostate is called its thermodynamical probability of that macrostate. ठीक है, तो एक macrostate में कितनी microstates हैं उसको हम कहेंगे उस macrostate की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। हम वही एग्जाम्पल को रिकॉल कर रहे हैं जो अभी हमने की थी। जब हमने अरेंजमेंट देखा था तो फर्स्ट देखो 1, 2 वाली, मतलब 1 एक कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल और सेकंड कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल वाली 3 माइक्रोस्टेट्स थी। क्योंकि एक बार हमने देखा था फर्स्ट कंपार्टमेंट में ए है, सेकंड में बी सी है, उसके बाद हमने क्या किया, जो नेक्स्ट माइक्रोस्टेट थी वो इस तरीके से थी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में बी है, सेकंड में ए सी है, उसके बाद थर्ड वाली माइक्रोस्टेट थी एक कंपार्टमेंट में सी है, एक में ए बी है। तो एक ही जो मैक्रोस्टेट है जो कि है एक कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल एंड दूसरे कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल वाली जो मैक्रोस्टेट है उसके अंडर हमें 3 माइक्रोस्टेट्स मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है 1, 2 स्टेट की दैट इज़ 3। इस तरीके से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो सिंबल है टू डिनोट थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इट इज़ W. So let me tell you how question can be formed from this, as if it is being said in the exam that there are 3 particles and उनको जो है 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड एक मैक्रोस्टेट इस तरीके से है कि एक कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल्स हैं एंड दूसरे कंपार्टमेंट में कोई पार्टिकल नहीं है। तो आपको बताना है कि उस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो व्हाट यू विल डू, आप जो है चेक करोगे कि इस मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स फॉर्म हो रही हैं। जैसे हमें पता है जो 3, 0 वाली है उसमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज़ ए बी सी तीनों पार्टिकल एक तरफ एंड दूसरा कंपार्टमेंट जो एम्प्टी। सो द आंसर विल बी 1।
ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रो स्टेट्स वो हैं जहाँ पर पार्टिकल्स को जो है हम डिस्टिंग्विश करते हैं, मैक्रो स्टेट में हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। अगर n पार्टिकल्स हैं 2 कंपार्टमेंट में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है देन n+1 विल बी द मैक्रो स्टेट्स एंड 2 raised power n will be the micro states. Thermodynamical probability is the number of microstates in a given macro state और उसको हम denote करते हैं by W. So there is also one very important result which you need to memorize. One is that is the thermodynamical probability depends upon the distinguishable or non-distinguishable nature of the particles. Right? अगर जो particles हमने देखा ही अगर हम इस result को देखें तो अगर पार्टिकल्स जो हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं देन जो है एक कॉरस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट के अंडर हमें जो है माइक्रो स्टेट्स मिलेंगी। लेकिन अगर पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं इन दैट केस क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बिकम 1 बिकॉज हर एक मैक्रो स्टेट के अंडर सिर्फ एक ही माइक्रो स्टेट रह जाएगी। जैसे कि 3rd and 4th देखो W जो है वहाँ पर पार्टिकल्स ठीक है 3003 उसके अंडर हमें सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट मिल रही है बिकॉज वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। अगर यहाँ पर पार्टिकल डिस्टिंग्विश होते तो हमें कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है अरेंजमेंट्स मिल जाने थे, राइट। इस तरीके से हमें रिकॉल ये चीज़ जो है इसको ध्यान में रखना है दैट व्हेन एवर द पार्टिकल्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम वन अनदर। इन दैट केस each macrostate will have only one microstate and correspondingly the thermodynamical probability of each macrostate will be equal to 1. Next comes a very important relation which can be asked in exam, that is the relation between thermodynamical probability and the probabilities of macro and micro states. तो इन तीनों को relate करते हुए जो relation है वो क्या है, P is equal to 1 upon total number of microstate of the system. Probability of a macrostate is given by P equal to number of microstate in the given macrostate upon total number of microstates of the system. जो यहाँ पर न्यूमरेटर में टर्म है number of microstates in the given macrostate that is indicated by W, thermodynamical probability. So P is equal to W upon P. So यहाँ पर जो हमें यहाँ relation मिल गया P यहाँ पर क्या है, probability of a macro state is equal to W thermodynamical probability into small p जो है that is the probability of each micro state. So this relation is very important कि जो कोई भी macro state है उसकी probability कौन से factor पर depend करती है, that is equal to thermodynamical probability W मतलब उस माइक्रो स्टेट में उस मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट और उस माइक्रो स्टेट को अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टर्म इज कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि जो एक पर्टिकुलर सिस्टम पर हमने कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स। जैसे कि पार्टिकल जो है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं दोनों कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, कोई भी कंपार्टमेंट एम्प्टी ना हो। सो एक हमने ये कंडीशन लगा दी सिस्टम के ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करो कि जो कोई भी कंपार्टमेंट है वो एम्प्टी ना रहे। सो इस तरीके से एक कंडीशन है, इसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सेट ऑफ कंडीशंस दैट मस्ट बी ओबेड बाय अ सिस्टम आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। और इन द लाइट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स जो है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ असेसिबल, सेकेंड इज़ इनअसेसिबल स्टेट्स। सो असेसिबल स्टेट्स वो होती हैं कि जब हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किए लेकिन स्टिल वो स्टेट जो है सर्वाइव कर गई, दैट रिमेन्स, उसको हम कहेंगे असेसिबल स्टेट। इनअसेसिबल वो हुई कि जब हमने जो है कंस्ट्रेंट लगाया और वो स्टेट जो है कैंसिल हो गई, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको हम कहेंगे इनअसेसिबल स्टेट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक कंडीशन की बात की थी कि कोई कंपार्टमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, कोई कंपार्टमेंट एम्प्टी ना रहे तो वही जो हमने अभी एग्जांपल ली थी कि जो 3 पार्टिकल्स हैं उनको 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो असेसिबल स्टेट कौन सी हो गई, 2 1 1 2, ये तो सर्वाइव कर गई स्टेट्स। लेकिन इनअसेसिबल कौन सी हुई, 3 0 एंड 0 3। अब ये जो हैं ये कंस्ट्रेंट की लाइट में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इनको हम कह देंगे इनअसेसिबल स्टेट्स।
आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन असेसिबल एंड इनअसेसिबल स्टेट्स। सारा जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कॉन्स्ट्रेंट का है, ठीक है। कंडीशंस लगाने पर जो स्टेट सर्वाइव कर जाती है उसको हम असेसिबल कहेंगे, जो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर पाती दैट विल बी टर्म्ड एज इनअसेसिबल स्टेट। So next topic is phase space. This is again a very important topic because उसके regarding जो question है वो 2016 में भी आया हुआ है and 2017 के पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। सो यहाँ पर बात हुई है कि अगर हमने किसी सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर बताना है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए जो है हमें 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज 3 जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फेज स्पेस वही है, द स्पेस इन विच द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। दिस इज़ अ डेफिनेशन, ठीक है। तो फेज स्पेस में जो है जो स्टेट है सिस्टम की उसको तीनों पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज तीनों मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बताया जाता है। इसलिए जो फेज स्पेस है एक तरीके से 6 डायमेंशनल स्पेस बन जाती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है। यहाँ पर फेज स्पेस की डेफिनेशन है, डायमेंशन मैंशनड है और साथ में ये भी है कि अगर किसी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो फेज स्पेस में उसका बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए 6n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मूला फॉर फेज स्पेस। So next we will talk about volume of the elementary phase space. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने जो है एक क्यूबिकल पार्ट कंसिडर किया है पोजिशन स्पेस का। क्यूबिकल है तो उसकी 3 साइड्स हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। अगर हम वॉल्यूम की बात करें देन द वॉल्यूम ऑफ द पोजिशन स्पेस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 साइड्स। सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। सो नेक्स्ट अगर हम उसी क्यूबिकल पार्ट का जो मोमेंटम स्पेस है उसकी साइड्स देखें तो कौन सी होंगी मोमेंटम स्पेस की साइड्स, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड। और वॉल्यूम क्या होगा इन तीनों का प्रोडक्ट, डेल्टा टॉ विल बी इक्वल टू डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द अवेलेबल वॉल्यूम तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट इन द पोजिशन स्पेस एंड दैट इन द मोमेंटम स्पेस, डेल्टा वी इंटू डेल्टा टॉ। सो अवेलेबल वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड। इस तरीके से जो है हम वॉल्यूम बता सकते हैं एलिमेंट्री फेज स्पेस का। सो जो फेज स्पेस का वॉल्यूम है उसको हम एच नॉट से इंडिकेट कर देते हैं, एच नॉट क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे जब भी वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस की बात होगी तो उसको हम एच नॉट क्यूब से ही इंडिकेट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए एच नॉट क्यूब एक्चुअली है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट इन द पोजिशन स्पेस एंड दैट इन द मोमेंटम स्पेस। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एच नॉट है इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या है एंड एज वेल एज इसकी यूनिट क्या है। सो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा एच नॉट का दैट विल बी इक्वल टू, बिकॉज एच नॉट क्यूब का फार्मूला बन रहा है एम क्यूब एल 6t-3। सो क्यूब जब आप हटा दोगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एम एल स्क्वायर t-1 जो कि है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली जो एच नॉट है यहाँ पर ये प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो उसकी यूनिट जो है अल्टीमेटली जूल्स पर सेकेंड ही आ जाएगी। सो यहाँ पर हमने बात की रिगार्डिंग फेज स्पेस। फेज स्पेस में जो है पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो है पार्टिकल का बिहेवियर डिस्क्राइब किया जाता है। फेज स्पेस 6 डायमेंशनल है, उसका जो अवेलेबल वॉल्यूम है दैट इज एच नॉट क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजन ऑफ फेज स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स। सो वी नो दैट वी हैव जस्ट स्टडीड जो वॉल्यूम है फेज स्पेस का, जो अवेलेबल वॉल्यूम है दैट इज़ एच नॉट क्यूब। सो एच नॉट जो है उसकी यूनिट आई थी जूल सेकेंड। जूल सेकेंड जो है दैट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर सेल में जो होंगे उनकी जो है एनर्जी दे मस्ट पोजेस सम गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिमिलरली इसकी एक यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम। So we can say all the particle possessing a given amount of momentum at a particular location can be consigned to one cell. So जिनकी जो सेम एनर्जी होगी उनको एक सेल में
जो है उसको कंसाइन कर दिया जाएगा, एंड जिनका सेम मोमेंटम होगा दे विल ऑल्सो बी कंसाइंड इन द सेम सेल। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है फेज स्पेस को डिवाइड करने में इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है देखो, उसको देखो आप, बाय डिवाइडिंग द फेज स्पेस ऑफ अ सिस्टम into compartments and cells, we can analyze the distribution of energy or momentum among the particles। ठीक है, सो फेज स्पेस में जो है पार्टिकल्स को डिवाइड करने से वी गेट टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम अमंग द पार्टिकल्स। सो ये दिस इज द मेन पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है विच इज़ ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है, ठीक है, दैट विल कम अक्रॉस इन द बुक एट वेरियस प्लेसेस। तो आपको जो है इसको ध्यान में रखना है कि ये टर्म है क्या। ऑक्यूपेशन इंडेक्स के रिगार्डिंग जो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन। ईच कंपार्टमेंट ऑफ द फेज स्पेस कैन कंटेन different number of cells, different number of particles which depend upon the nature of the system itself। so basically अगर हम देखें जो occupation index है that is number of particles Ni upon number of cells Gi। जब आप number of particles को number of cells से divide करोगे then you will get occupation index। in another words we can say it is a number of particles per unit cell। मतलब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स जो हैं, कितने पार्टिकल्स उस सेल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म ऑक्यूपेशन इंडेक्स। सो इस यूनिट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें जनरली जो रिज़ल्ट है, जो अपने एक्सप्रेशन है उसका जो रिज़ल्ट है उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं सारे। सो यू वॉन्ट स्किप एनी रिज़ल्ट। आपको सिर्फ जो है डोंट गो विद द डेरिवेशन की कैसे उसको कैलकुलेट किया है, जस्ट आप रिज़ल्ट, लेकिन सारे के सारे जो है उनको आप ज़रूर अच्छे से जो है मेमोराइज़ कर लीजिए। सो यहाँ पर जो है दिस रिज़ल्ट इज़ फॉर द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस DP। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि P एंड P प्लस DP जो मोमेंटम इंटरवल है उसमें कितने फेज स्पेस सेल्स हैं। So this expression is regarding the number of phase space cells in the energy interval E and E plus DE। ठीक है, जो जैसे हमने बिगिनिंग में बात की थी, जो फेज स्पेस सेल्स हैं उनकी हेल्प से वी कैन एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम अमंग द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखा कि कितने फेज स्पेस सेल्स हैं, उसी के बेसिस पे हम जो है फेज स्पेस सेल्स के में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी एंड मोमेंटम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फेज स्पेस सेल्स कि एनर्जी एंड मोमेंटम के डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज किया जा सकता है। एंड यहाँ पर हमने दोनों एक्सप्रेशंस भी रीड कर लिए कि जब पर्टिकुलर मोमेंटम इंटरवल में एंड पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल में कितने फेज स्पेस सेल्स होते हैं। सो जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, दैट इज़ फेज स्पेस सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, उस सब के बेसिस पे जो है वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। फर्स्ट जो है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और एमबी स्टैटिस्टिक्स। और दूसरी जो है दैट इज़ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है इट्स फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी-डायराक। तो जो अभी हमने तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबके बेसिस पर लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज अमंग दीज 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर पार्टिकल्स। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पार्टिकल्स। जो क्लासिकल या फिर हम कहें एमबी स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल्स हैं दे आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है इनको। पार्टिकल्स जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उसमें पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और उसके बाद जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ बीई स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो मीन्स एमबी में डिस्टिंग्विशेबल है एंड क्वांटम में जो है मीन्स बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी-डायराक में द पार्टिकल्स आर indistinguishable। Next point of difference is on the basis of the size of phase space cells।
फेस स्पेस सेल्स का वैसे हमने पढ़ा है जो अवेलेबल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू H0 क्यूब। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो है साइज ऑफ फेस स्पेस सेल को आप उतना स्मॉल कर सकते हो जितना रिक्वायर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर साइज़ के ऊपर। तो यहाँ पर साइज ऑफ फेस स्पेस सेल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी रिक्वायर। लेकिन जो यहाँ पर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पर साइज ऑफ फेस स्पेस सेल कैन नॉट बी लेस देन H क्यूब। समझ लग गया ना डिफरेंस यहाँ पर। MB स्टैटिस्टिक्स में आप साइज ऑफ फेस स्पेस सेल को जितना चाहते हो उतना स्मॉल कर सकते हो, लेकिन BE स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डायरेक्ट में द साइज ऑफ द फेस स्पेस सेल कैन नॉट बी मेड लेस देन H क्यूब। जो थर्ड डिफरेंस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, और हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है उसके बेसिस पर लेट्स अंडरस्टैंड ये तीनों स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। जो MB स्टैटिस्टिक्स है वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय NI एंड नंबर ऑफ सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय GI, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अभी हमने बोला दैट साइज ऑफ फेस स्पेस सेल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी रिक्वायर। तो जैसे हम जो है फेस स्पेस सेल का साइज़ कम करते जाएंगे तो हमें लार्ज नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स मिल जाएंगे। सो वी कैन से GI जो कि नंबर ऑफ सेल्स है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं NI/GI इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट द occupation index for MB statistics is less than 1। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है दैट इन विच स्टैटिस्टिक्स द ऑक्यूपेशन इंडेक्स टेंड्स टू बी ज़ीरो। तो कौन सी वो स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पर ऑक्यूपेशन इंडेक्स को ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो उसका आंसर भी MB स्टैटिस्टिक्स ही है, बिकॉज हेयर वी आर सेइंग लार्ज नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स, जितना मर्जी डिवाइड कर लो उतने साइज़ के हमें फेस स्पेस सेल हम उसको कर सकते हैं। तो इतना लार्ज नंबर दैट वी कैन कंसिडर इट इन्फिनिटी। तो जैसे ही ये इन्फिनिटी कंसिडर होगा जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है दैट विल अप्रोच टू ज़ीरो। सो अगर ये क्वेश्चन आए फॉर विच स्टैटिस्टिक्स द ऑक्यूपेशन इंडेक्स टेंड्स टू बी ज़ीरो, द आंसर विल बी MB स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है बात BE स्टैटिस्टिक्स की। BE में क्या है, द नंबर ऑफ सेल्स इज़ लेस देन और कंपेरेबल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो GI जो है दैट इज़ लेस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। सो NI/GI विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मीन्स ऑक्यूपेशन इंडेक्स फॉर BE स्टैटिस्टिक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं दे हैज़ टू बी ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज़ द कंडीशन फॉर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इस केस में या तो वो ग्रेटर होने चाहिए या फिर इक्वल टू होने चाहिए, बिकॉज फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं फर्मियॉन्स दे ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसलिए जो है मोर देन 2 को एक जगह अकोमोडेट नहीं कर सकते। द रीज़न इसलिए जो नंबर ऑफ सेल्स हैं दैट हैज़ टू बी ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो GI जो है GI इज़ ग्रेटर देन equal to NI. So we can write NI/GI is less than equal to 1. So it means जो occupation index है for Fermi direct statistics that is less than equal to 1. सो इस थर्ड पॉइंट के बेसिस पर ही MCQs कितने ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स है जिसके लिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, किसके लिए जो है इट टेंड्स टू 0, किसके लिए लेस देन 1 है। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिकल्स। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें MB स्टैटिस्टिक्स की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, BE में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन FD जो है फर्मी डायरेक्ट में रिस्ट्रिक्शन है ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जब भी स्टैटिस्टिक्स में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नाम आए तो यू शुड नो दैट ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। So last point is regarding two particle distribution. तो two particle distribution, अब फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल जो हैं दे आर डिस्टिंग्विशेबल। तो टू पार्टिकल को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगर हम देखें माइक्रोस्टेट्स 2 raised power n होती है,
सो 2^2 मतलब 4 पॉसिबल वेज हैं, 4 माइक्रोस्टेट्स हैं जिनमें जो है हम MB स्टैटिस्टिक्स के पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं BE स्टैटिस्टिक्स की। BE में जो है पार्टिकल्स दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो स्टेट जो 3 है A वो सेम हो गई। दोनों पार्टिकल जब एक पार्टिकल एक कंपार्टमेंट में है, दूसरा पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में है, वो वाली स्टेट सेम हो गई। तो यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कितने रह गए? 3। सो इन दिस स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 ways। सो लास्ट इज फॉर फर्मी-डायराक। फर्मी-डायराक में क्या है यहाँ पर? नो 2 पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द सेम सेल, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब सेम पार्टिकल्स हैं, तो सेम पार्टिकल्स जो हैं वो सेम सेल को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसलिए सिर्फ जो है सेम, जहाँ पर एक पार्टिकल एक सेल में है, दूसरा पार्टिकल दूसरे सेल में, सिर्फ वही जो है अरेंजमेंट इज़ अलाउड इन दिस केस। तो इट मीन्स फॉर फर्मी-डायराक देयर इज़ ओनली 1 अरेंजमेंट लेफ्ट। तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया होगा तीनों स्टैटिस्टिक्स में कि जो MB है वहाँ पर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं वहाँ पर, तो यू कैन अरेंज देम इन द वे जो भी पॉसिबल बनता है, 4 प्रॉपर वेज जो आती हैं 2^n वाली। BE में क्या है? पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो जहाँ पर जो है सेम वाली अरेंजमेंट होगी वो कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद FD में जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आ जाता है अलॉन्ग विद इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अरेंजमेंट रह जाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टैटिस्टिक्स इन डिटेल। जो उनके मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं। सो फर्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर बस आप इसकी अजम्पशंस पे ध्यान देखो क्या है यहाँ पर। फर्स्ट है द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस सेल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी डिज़ायर। सेकेंड है फेस स्पेस सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। थर्ड है एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कैन ऑक्यूपाई अ फेस स्पेस सेल। फोर्थ है द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर डिस्टिंग्विशेबल। जो सभी हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़े हैं उस टेबल में। सो यहाँ पर उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि कैसे हम साइज़ ऑफ फेस स्पेस सेल को स्मॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो क्लासिकल फिजिक्स हैं वहाँ मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मासेस जो है अज्यूम किया जाता है। अगर वो पॉइंट मासेस हैं तो उनका वॉल्यूम जो है वो 0 होगा। वॉल्यूम अगर 0 है तो इट मीन्स वो कितने भी साइज़ का फेस स्पेस सेल हो उसमें अकोमोडेट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फेस स्पेस को। थर्ड मेजर पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर आइडेंटिकल येट डिस्टिंग्विशेबल हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि फेस स्पेस सेल को हम जितना चाहे उतना स्मॉल कर सकते हैं। तो हर एक पार्टिकल जो है अपना एक सेल ऑक्यूपाई करेगा, तो इस तरीके से जो है वो डिस्टिंग्विशेबल भी होगा, उसको अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज दिस एक्सप्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आपको जो तीनों स्टैटिस्टिक्स हैं जो उनके एक्सप्रेशंस हैं फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आपको ज़रूर जो है नोट डाउन करने हैं, ज़रूर आपको जो याद करने हैं वो। सो देख लो, फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन क्या है? Ni इज इक्वल टू Gi E रेज्ड पावर माइनस अल्फ़ा E रेज्ड पावर माइनस बीटा UI। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से Ni इज इक्वल टू Gi अपॉन E रेज्ड पावर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू U, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो बीटा है उसकी वैल्यू होती है 1/kT, तो कहीं जो U/kT भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अगर थोड़ा सा मॉडिफाई होकर भी आए तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ इस एक्सप्रेशन को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। सो ऐसे ही जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स हैं वो हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम में मैंने आपको बता ही दिया, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि हैं बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डायराक। अब इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। जो बोस-आइंस्टाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी फर्स्ट अजम्पशन देखो क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। सेकेंड है अवेलेबल वॉल्यूम कैन नॉट बी लेस देन h3। थर्ड है एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई अ फेस स्पेस सेल। फोर्थ है द नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल इज कंपेरेबल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, सो ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 1।
फिफ्थ है द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सारे पॉइंट्स वैसे हमने डिफरेंस में भी स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये और एक बार रिवाइज हो गए होंगे। उसके बाद देखो बात है बोसोन्स की। तो ये जो 5 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, ये 5 पॉइंट्स जो पार्टिकल्स ओबे करते हैं उनको हम कहते हैं बोसोन्स। सो बोसोन्स आर द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम whose energy spectra can be explained on the basis of BE statistics। और बोसोन्स जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं ओबे करते। दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल सेम एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बोसोन्स की इंटेग्रल स्पिन है, एग्जाम्पल है बोसोन्स की फोटोन्स, के एंड पाई मिजॉन्स। कुछ एटम्स भी जिनकी इंटेग्रल स्पिन एड अप करके जिनकी जो स्पिन इंटेग्रल हो जाती है, और इसके अलावा फोटोन्स। जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी है, बिकॉज समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपको जैसे फोटोन्स आ जाए कि फोटोन्स जो है वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स ओबे करता है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर आपको कुछ पार्टिकल्स दिया जाए, पूछा जाए इसमें से कौन से बोसोन्स हैं, तो आपको जो है एग्जाम्पल्स भी ज़रूर इनके ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डायरेक्ट जो है बोस आइंस्टाइन से बस इस तरीके से डिफरेंट है कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी यूज़ कर रही है। एंड फर्मी डायरेक्ट से जो हमें मेन इसकी जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन इसने दी है बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स की, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब इसकी जो अजम्पशंस है वो देख लो। फर्स्ट है पार्टिकल सिस्टम आर इंडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। सेकंड है अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस सेल कैनॉट बी लेस देन h क्यूब। फोर्थ जो है यहाँ पर, जो थर्ड है दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहले दो तो बोस आइंस्टाइन जैसे ही हैं, थर्ड में यहाँ पर फ़र्क आ जाता है कि अ फेस स्पेस सेल कैनॉट कंटेन मोर देन वन पार्टिकल, बिकॉज आइडेंटिकल पार्टिकल होने के कारण एक फेस स्पेस सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं अकोमोडेट कर सकते। फोर्थ पॉइंट है इनके ऑक्यूपेशन इंडेक्स का। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हैं, या तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल हों या तो वो उससे ज़्यादा हों, तो इसलिए जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है वो हो जाता है लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद फिफ्थ जो है वो मेन पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स हैं ये ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मियॉन्स, ठीक है। तो फर्मियॉन्स कौन से पार्टिकल्स हुए जो कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। एग्जाम्पल देखो फर्मियॉन्स की क्या है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मियॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। ये सारे जो हैं एंड एटम्स लाइक He32 जो आ जाता है जिसमें हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है जब आप स्पिन ऐड करते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ द फेस स्पेस सेल इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो जहाँ हमने देखा MB स्टैटिस्टिक्स में साइज ऑफ द फेस स्पेस सेल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी रिक्वायर, लेकिन यहाँ पर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में साइज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी लेस देन h। सो डेल्टा x इंटू डेल्टा px कैनॉट बी लेस देन h। और अवेलेबल वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, ये हमने फेस स्पेस सेल का पढ़ा है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा px डेल्टा v बाय डेल्टा pz इज इक्वल टू h क्यूब। तो हम भी यहाँ कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ फेस स्पेस सेल है दैट कैन नॉट बी लेस देन h, ठीक है। और ये जो साइज ऑफ फेस स्पेस सेल है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट थिंग हमें पता है कि जो MB स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं दे आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल होने का रीज़न साइज़ ऑफ फेस स्पेस सेल ही था कि जितना हम स्मॉल करना चाहते हैं साइज़ उतना स्मॉल कर सकते हैं और वहाँ पर पार्टिकल पुट कर सकते हैं, इस तरीके से पार्टिकल डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। लेकिन क्वांटम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। रीज़न बिहाइंड साइज़ ऑफ फेस स्पेस सेल, यहाँ पर हम साइज ऑफ फेस स्पेस सेल को उतना कम नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर दैट द साइज ऑफ फेस स्पेस सेल कैन नॉट बी लेस देन h, कैन नॉट बी लेस देन प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल हैं दे आर कंपेरेबल विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इसलिए एक सेल में जो है एक से ज़्यादा पार्टिकल्स भी अकोमोडेट कर सकते हैं।
इसीलिए इस केस में हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. दैट्स वाई इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड indistinguishable. So next this is expression for Bose-Einstein distribution law. Expression देखो क्या है, nu du is equal to gu upon e alpha e beta u minus 1 du. सारा एक्सप्रेशन मैक्सवेल जैसा ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में बस -1 भी है साथ में, इतना फ़र्क है. बाकी सेम एक्सप्रेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. फिर से आप देखो एक्सप्रेशन जो है कम्प्लीटली सेम है, मैक्सवेल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में +1 है. सो तीनों एक्सप्रेशन मेमोराइज करने बहुत आसान है. मैक्सवेल में जो है इट इज़ nu du इज इक्वल टू gu अपॉन ई अल्फ़ा इंटू ई बीटा यू है, और बोस आइंस्टाइन में यहाँ पर -1 आ जाता है, और फर्मी डायरेक्ट में यहाँ पर +1 आ जाता है. ठीक है, तो बहुत आसान है इनको याद करना. और जो पेपर में हम देखें तो ऐसे ही आया हुआ है, एक्सप्रेशन लिख दिया हुआ है एंड इट इज़ बीन आस्क्ड कि ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स का जो है एक्सप्रेशन है. सो यहाँ पर है तीनों स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. ठीक है, तो आप क्लियरली डिफरेंस नोट डाउन कर सकते हो. जो एफ.डी. है वहाँ पर डिनोमिनेटर में +1 है, बी.ई. में -1 है, और एम.बी. में एज सच है. ठीक है, सो यहाँ पर एक स्पेशल केस है फॉर लो ऑक्यूपेशन इंडेक्स. जब ऑक्यूपेशन इंडेक्स लो है तब इन तीनों स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज कैसे चेंज होते हैं वो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे. सो व्हेन द ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज़ लो, ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होता है, NI अपॉन GI, कि पर सेल पे कितने पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सो व्हेन ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज़ लो इट मीन्स NI अपॉन GI इज़ वेरी वेरी लेस देन 1. तो देखो FD एंड B के एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं. जो FD के डिनोमिनेटर में टर्म है दैट विल बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और BE में भी यही होगा, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. तो इस तरीके से हम इसको 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम 1 को यहाँ निगलेक्ट कर सकते हैं. सो फाइनली जो हमारे पास क्या रह जाएगा, ई अल्फ़ा ई बीटा इंटू यू. तो ये तो जो एक्सप्रेशन है, ये तो जो MB स्टैटिस्टिक्स हैं उसके डिनोमिनेटर में होता है. तो इट मीन्स जब ऑक्यूपेशन इंडेक्स लो है इन दैट केस FD एंड BE स्टैटिस्टिक्स रिड्यूस टू MB स्टैटिस्टिक्स. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देंगे कि कब जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स कितना हो कि जब जो है क्लास जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हैं दे रिड्यूस टू द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, या फिर BE एंड FD रिड्यूस टू MB. तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी ऑक्यूपेशन इंडेक्स लो होता है इन दैट केस FD एंड BE स्टैटिस्टिक्स रिड्यूस टू MB स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. जो वेरियस स्टैटिस्टिक्स हैं ये तीनों की तीनों MB, BE एंड FD, दे ऑल्सो लीड्स टू वेरियस रेडिएशन लॉज. ठीक है, तो उससे पहले जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. जो ब्लैक बॉडी है हमें पता है इट इज़ अ बॉडी विच अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, राइट. और इसकी जो अब्जॉर्प्टिव पावर है वो है 1. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो मतलब प्रैक्टिकली कोई जो है ऐसी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, बट जो नियरेस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच टू अ ब्लैक बॉडी है दैट इज़ अ सरफेस कोटेड विद द लैम्प ब्लैक. ठीक है, लैम्प ब्लैक से सरफेस को कोट कर दिया, दैट इज़ नियरली टू अ ब्लैक बॉडी. और उसकी जो अब्जॉर्प्टिव पावर है दैट वेरीज फ्रॉम 0.97 टू 1. तो ये ऐसी जो है एक फेरीज ब्लैक बॉडी बनाई गई है. यहाँ पर उसकी डायग्राम है. तो यू डोंट नीड टू मच अंडरस्टैंड अबाउट दिस. हमें जो मेन हमारा फोकस है दैट इज़ ऑन रेडिएशन लॉस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटोन गैस. फोटोन गैस यहाँ पर कैसे फॉर्म होगी, बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की. जब लाइट अब्जॉर्ब हो रही है वी नो दैट लाइट व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स तो उसको हम कहते हैं फोटोन्स. और ब्लैक बॉडी का रिगार्डिंग हम कह रहे हैं कि दैट इट अब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट. तो इट मीन्स जो ब्लैक बॉडी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स का एनक्लोजर होगा. जो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स हैं हमें पता है जो फोटोन है उसकी दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है दैट विल बी वेरी रैंडम, और इसलिए इस रेडिएशन जो इकट्ठा होंगी इनसाइड द एनक्लोजर उसको हम टर्म कर देंगे फोटोन गैस.
और फोटोन्स हमें पता है फोटोन्स आर बोसोन्स हैं बिकॉज दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इंटेग्रल स्पिन है उनकी, एंड अलॉन्ग विद दैट दे डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसलिए जो बीई स्टैटिस्टिक्स है यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट रेडिएशन लॉ, जो कि है प्लैंक्स लॉ फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो मैक्स प्लैंक है उसने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है, जिसमें उसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस को ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रपोज की थी। सो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि हम जो है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक लाइन है, आइंस्टाइन ने एक पेपर सेंड किया इन विच ही प्रपोज्ड अ न्यू स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ विच ही वाज सक्सेसफुल इन डिराइविंग द प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशंस। वो थ्योरी है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। इस सबको हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से प्लैंक्स लॉ ऑब्टेन हुआ, या वी कैन से बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स लीड्स टू प्लैंक्स लॉ। सो रेडिएशनल लॉज के रिगार्डिंग आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि ये लॉ कौन सी स्टैटिस्टिक्स से ऑब्टेन हुआ है। सेकंड जो है इस लॉ का फॉर्मूला क्या है। सो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन में पता चल गया बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से ऑब्टेन हुआ है, और इसका फार्मूला देखो क्या है, EV/dV इज इक्वल टू UV/VdV which can be ultimately written like 8 pi h upon c cube into nu cube d nu upon e raised power h nu by kt minus 1. So this is the Planck's law for black bodies radiation. Second radiation law है that is Wien's displacement law. Wien's displacement law में जो Wien है उसने अप्लाई किया कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो यहाँ पर जो Wien's displacement law है says wavelength of the radiations corresponding to the maximum emissive power of the black body varies inversely as the absolute temperature. So lambda mt is equal to a constant, or we can say lambda m and t are inversely proportional to each other. सो यही है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जो लेमडा है दैट डिस्प्लेसेस टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। सो लेमडा जो है वेवलेंथ वो डिस्प्लेस हो रही है टेम्परेचर के राइज के कारण, इसलिए इसे हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो जहाँ हमने देखा जो लेमडा m इंटू टी है दैट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट होता है b। जो b है उसकी वैल्यू होती है 2.90 इंटू 10⁻³ मिली कैल्विन। जो पॉइंट्स मैं बॉक्स कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, आपने उनको ज़रूर अच्छे से नोट डाउन करना है, मेमोराइज करना है, समझना है। ठीक है, जो नेक्स्ट है यहाँ पर दैट इज़ वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं देन जो कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा m वेवलेंथ है, जो एनर्जी डेंसिटी है दैट वेरीज विद द 5th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको हम कह देते हैं वेन्स 5th पावर लॉ। सो नेक्स्ट है रेलेज जीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस लॉ का आप डायरेक्टली रिजल्ट ही देखो जो है दैट इज़ जो एनर्जी डेंसिटी है दैट वेरीज विद 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, जब आप ये लाइन देखोगे एनर्जी डेंसिटी वेरीज विद 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, देन यू नीड टू नो कि वो रेलेज जीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिफरेंस ध्यान में रखना कि वेन्स जो लॉ है वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी वेरीज एज 5th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ पर रेले जीन्स लॉ में एनर्जी डेंसिटी वेरीज एज 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। के बाद जो लास्ट रेडिएशन लॉ है दैट इज स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस emitted from a perfectly black body per second per unit area is directly proportional to 4th power of absolute temperature. So जो स्टेफेंस लॉ है ये 4th पावर लॉ है।
So it says that radiation flux E per unit area is proportional to energy density. So E है जो small e जो radiation flux है वो energy density के proportional है और energy density हमें पता है that proportional to the fourth power of absolute temperature. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जो E है that is proportional to fourth power of temperature. जब आप प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर रिमूव करोगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा सिग्मा जिसको कह देते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट. दिस इज़ द वैल्यू फॉर स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा इक्वल टू 5.6697 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4. सो आपको जो है हर एक रेडिएशन लॉ का फार्मूला पता होना चाहिए. फिर हम अभी ये देखेंगे कि कौन सा रेडिएशन लॉ कौन सी स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करता है. एंड ये फार्मूलाज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं. अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर चेक करें तो उसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है उसको ब्लैक बॉडी से रिलेट करते हुए एक न्यूमेरिकल आया हुआ है. तो वो सिंपल ही है. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का आपको फार्मूला पता चल ही है. तो जैसे लेमडा m इंटू टी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट b. तो वहाँ पर शायद क्वेश्चन में लेमडा एंड b गिवन था, t फाइंड आउट करना था. तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं. तो आपको जो है स्टीफन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ एंड प्लैंक्स क्वांटम जो लॉ है इन सब के फार्मूलाज ज़रूर आपको पता होने चाहिए. So next is again the comparison between MB, BE and FD statistics. अब हम जो है इसका complete comparison करेंगे, ठीक है. जितने हमने facts पढ़े हैं सबको involve करते हुए. So the first point is nature of particles. So nature of particles हमें पता है जो MB statistics हैं उसमें जो particles हैं they are distinguishable. लेकिन जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ BE एंड FD उनमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंसिडर्ड इनडिस्टिंग्विशेबल. ये है फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे. सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ द फेस स्पेस सेल. जो MB स्टैटिस्टिक्स है उसमें वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस सेल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी रिक्वायर. जितना हम छोटा चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं एंड कैन इवन अप्रोच टू ज़ीरो. लेकिन हमें पता है जो BE एंड FD स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें जो अवेलेबल वॉल्यूम है दैट ऑफ द फेस स्पेस सेल कैन नॉट बी मेड लेस देन h³. यहाँ पर h³ आएगा. सो h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है. जो वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल है दैट कैन नॉट बी मेड लेस देन h³. ये सेकेंड पॉइंट. पॉइंट थर्ड इज नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स. इन MB statistics the phase can be divided into large number of cells as we desire. तो वही जो पॉइंट हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था थर्ड पॉइंट उसी का एक्सटेंशन है. सेकंड पॉइंट में हमने बोला था जो वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल है उसको जितना हम स्मॉल करना चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं. तो जैसे ही हम उसको उतना स्मॉल कर पाएंगे जितना वी रिक्वायर इस तरीके से जो सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है. सो इस तरीके से तो फेस स्पेस है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एज वी डिज़ायर. लेकिन BE एंड FD स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, द नंबर ऑफ सेल्स इनटू विच द फेस स्पेस कैन बी डिवाइडेड इज़ लिमिटेड. यहाँ पर हम उनको लार्ज नंबर में नहीं डिवाइड कर सकते बिकॉज जो अवेलेबल वॉल्यूम है ऑफ ईच सेल कैन नॉट बी मेड लेस देन h³. तो इसलिए यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स नहीं होंगे. जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेल. अब हमने बात की MB स्टैटिस्टिक्स की. MB में जो है एंड BE में दोनों में ही क्या है, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई अ फेस स्पेस सेल. क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मतलब MB में एंड BE में एक फेस स्पेस सेल में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अकोमोडेट कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसको. लेकिन FD स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है बिकॉज जो FD स्टैटिस्टिक्स है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है, नो टू पार्टिकल्स हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कैन ऑक्यूपाई सेम फेस स्पेस सेल. तो यहाँ पर जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो इसलिए एक फेस स्पेस सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल अकोमोडेट होगा, ऑक्यूपाई करेगा उस फेस स्पेस सेल को. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम.
जो यहाँ पर MB स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें जो मैक्रो स्टेट हैं दैट कैन हैव मोर देन 1 माइक्रो स्टेट्स। ऐसा क्यों है हमने पढ़ा है, बिकॉज जो MB स्टैटिस्टिक्स है उसमें पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं। अब यहाँ पर A B C तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एक माइक्रोस्टेट हमें मेनी माइक्रोस्टेट्स मिल जाएंगी। एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितनी माइक्रोस्टेट मिल जाएंगी। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन BE एंड FD में क्या है, पार्टिकल्स जो हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इसलिए एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ही माइक्रोस्टेट मिलेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों स्टैटिस्टिक्स जो हैं MB BE एंड FD इनके एक्सप्रेशंस लर्न करने हैं, और ये कंपैरिजन जो एक बार पहले भी आया और अब है, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। आप देख ही सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक पॉइंट, और हर एक पॉइंट से MCQ फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जो 6th है दैट इज़ रेडिएशन लॉज। जो अभी हमने 4 रेडिएशंस लॉ पढ़े हैं, प्लैंक्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, वेन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, ठीक है, ये सारे लॉज जो हैं ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स से ऑब्टेन होते हैं, अब वो है यहाँ पर MB स्टैटिस्टिक्स कैन लीड टू रेले जीन्स लॉ। इट गिव्स द वेन्स लॉ एज वेल विद द हेल्प ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बट डज नॉट लीड टू प्लैंक्स लॉ। जो MB स्टैटिस्टिक्स है हमें पता है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, तो यहाँ से हमें रेले जीन्स लॉ मिल जाता है। वेन्स लॉ ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन प्लैंक्स लॉ नहीं कर सकते, बिकॉज प्लैंक इज बेसिस टू क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है MB स्टैटिस्टिक्स कैन लीड टू रेले जीन्स लॉ एंड वेन्स लॉ। सेकेंड है यहाँ पर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में जो है तीनों लॉज हमें मिल सकते हैं, प्लैंक्स लॉ भी, रेले जीन्स लॉ भी एंड वेन्स लॉ भी। तीनों के तीनों लॉज जो हैं दे कैन लीड फ्रॉम BE स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद थर्ड है FD स्टैटिस्टिक्स। जो FD स्टैटिस्टिक्स है इट फेल्स टू गिव द प्लैंक्स लॉ एंड हेंस कैनॉट यूज टू ऑब्टेन रेले लॉ और वेन्स लॉ। तो यहाँ पर जो FD स्टैटिस्टिक्स है उससे हमें कोई लॉ ऑब्टेन नहीं होता, कोई भी रेडिएशन लॉ जो है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो MB स्टैटिस्टिक्स है उनसे 2 लॉ हैं, रेले जीन्स लॉ एंड वेन्स लॉ। BE से तीनों के तीनों लॉज हैं, प्लैंक्स, रेले जीन्स लॉ एंड वेन्स लॉ। FD से कोई भी रेडिएशन लॉ नहीं ऑब्टेन होता, ठीक है। So next point number 7th is energy distribution. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में बस यहाँ पर जो हमने तीनों स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हैं, जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। MB में आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर E अल्फ़ा E रेज़्ड पावर U बाय KT होता है। BE में उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, FD में जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाता है। बहुत इजी है इन तीनों जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को रिमेंबर करना। देन है हमारे पास 8th पॉइंट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ पर MB स्टैटिस्टिक्स डज नॉट अज्यूम द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, whereas BE and FD statistics are based on the assumption of quantization of energy. ये हमें पता ही है बिकॉज जो MB स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल, दैट्स वाई जो है यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन BE एंड FD स्टैटिस्टिक्स जो हैं दे आर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, सो दैट्स वाई दे आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑक्यूपेशन इंडेक्स। इसके रिगार्डिंग हमने पहले जो कंपैरिजन टेबल पढ़ा था उसमें भी हमने ये वाला पॉइंट किया था। सो ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज़ NI अपॉन GI विच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मीन एनर्जी UI ऑफ द स्टेट। The values of energy much larger than KT, E alpha EU upon KT very less than 1. So NI upon GI is approximately equal to 1 upon E alpha upon, यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली है जो हमने पूरा आर्टिकल किया था कि जब ऑक्यूपेशन इंडेक्स लो है, जब NI अपॉन GI इज़ वेरी लेस देन 1 है, इन दैट केस क्या होता है, तीनों जो दोनों स्टैटिस्टिक्स हैं BE एंड FD दे रिड्यूस टू MB स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद इन जनरल जो है जो मेन उनका कॉन्सेप्ट हमें पता है,
जो NI/GI है उस केस में ऑक्यूपेशन इंडेक्स सबसे ज़्यादा है. Then comes NI/GI for MB statistics and then comes the occupation index for FD statistics. So this thing we have studied that the occupation index for BE statistics is greater than or equal to 1. So जब greater than or equal to 1 की बात आती है then comes BE statistics. उसके बाद आता है MB statistics जिसमें जो है occupation index is a very small and it can tends to be 0. एंड उसके बाद आता है FD statistics जिसमें जो है occupation index is less than 1. So +1 for BE, 0 for MB, -1 for FD. So in the end you need to memorize these 3 formulas. First है for the most probable speed जो कि है √2 kT/m. अगर हम यहाँ पर √2 की वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.41 √kT/m. सेकेंड फार्मूला इज़ फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो कि है √3 kT/m. अगर आप √3 की वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.73 × √kT/m. लास्ट फार्मूला है यहाँ पर एवरेज स्पीड का. एवरेज स्पीड जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.59 √kT/m. तो जो फर्स्ट स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. उसके बाद जो सेकंड है इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स. ठीक है, स्पीड का स्क्वायर किया देन उनका मीन लिया देन उनका स्क्वायर रूट किया. इसको हम कह देते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड. स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड. जो थर्ड वन है वो है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड जो है दैट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस. सो विद दिस आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टैटिस्टिकल में हमें क्या लर्न करना है और कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ध्यान में रखने हैं. सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए बिकॉज आई हैव डन माई पार्ट. एंड आपको खुद पता है कि जो बुक है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स किट इज़ वेरी वास्ट. अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये सारा. बट जो मैंने ये इसका एसेंस निकाल के आप लोगों को दिया है कि आपका टाइम सेव करने के लिए एंड आई होप आपको समझ भी आया होगा. सो इट ऑल रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एक बहुत मेहनत लगती है जब एक वीडियो बनती है. सो अगर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. एंड इसके अलावा वन थिंग मोर विच आई वांट टू ऐड इज़ जैसे ऑल ऑफ़ यू आई थिंक नो कि जो चैनल था जिसने 5 वीडियोस मेरी कॉपी कर ली थी. ठीक है, सो एक स्टूडेंट है उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपकी वीडियोस जो है उस चैनल ने कॉपी की एंड मैंने कॉपीराइट क्लेम किया एंड यूट्यूब ने जो है वो 5 वीडियोस डिलीट कर दी हैं वहाँ से. सो इस तरीके से आई जस्ट वांट कि अगर आप भी किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं एंड यू फील आपको लगता है कि उसने मेरा कंटेंट कॉपी किया है तो ये आपकी प्लीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डू लेट मी नो इफ़ एनी चैनल इज़ डूइंग दैट थिंग. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो. एंड इस वीडियो पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितने व्यूज़ आएँ उतने लाइक्स भी आएँ. ठीक है, सो कुछ वीडियोज़ हैं जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की MCQs की 7000 व्यूज़ हो चले हैं एंड लाइक्स इज़ अबाउट आई थिंक 250 हैं. तो इस वीडियो पे ये रिकॉर्ड बना दो कि जितने व्यूज़ हों उतने लाइक्स भी हों. सो थैंक यू एवरीवन.